दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मिस्टीरियस वेब सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि के सारे एपिसोड्स को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 20 साल पहले थाईकोडू के जंगल को दिखाते हैं, जो कि कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हमें कबीले वालों को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी त्योहार की तैयारी कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी कबीले के लोग तैयार होकर नाचते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि कबीले वाले कोई माता की पूजा कर रहे हैं। फिर कबीले वाले गुफा को अंदर से बंद करके अजीब सी आवाज निकालते हैं और एक बड़े से गड्ढे को घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक औरत उस गड्ढे में आग लगा देती है और एक एक करके सारे कबीले वाले उस जलते हुए गड्ढे में कूदकर खुद को खत्म कर देते हैं। ये सीन देखने में काफी मिस्ट्री से भरा था। ऐसा लग रहा था कि कबीले वालों ने मिलकर माता के सामने खुद की बलि दी हो और कोई पुराना रिचुअल पूरा किया हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोई अजीब सी डरावनी चीज किसी पेड़ के अंदर से बाहर निकल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक शक्ति आजाद हुई है, जो कि शायद कबीले के लोगों के रिचुअल पूरा करने से हुआ है। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या और उसके साथ इरफान को देखते हैं, जो कि जंगल में पानी के अंदर खड़े थे और उनके सामने हाथियों का एक झुंड था, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। तब सत्या हाथियों के पास जाकर शांत खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद एक बड़े से हाथी को सहलाने लगता है, मतलब कि उसने हाथियों से दोस्ती कर ली थी। फिर जब सारे हाथी वहाँ से जाने लगते हैं, तब सत्या एक हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम डॉक्टर की मदद से उस हाथी का इलाज करते हैं, क्योंकि उस हाथी के पैर में कांच घुस गया था, जो कि किसी आदमी ने जंगल में दारू पीकर बोतल वही छोड़ने की वजह से हुआ था। अब सीन चेंज होता है और हम रॉबर्ट नाम के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं, जो कि रात में जंगल के अंदर जानवर की फोटो खींचने जा रहा होता है। रॉबर्ट को तब वहाँ पर काफी डरावनी आवाज आती है, जिससे वह डर जाता है। फिर जैसे रॉबर्ट पीछे मुड़ता है, ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर अटैक किया हो, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अगली सुबह फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या अपने साथी इरफान और पुनीता के साथ जंगल में राउंड लगा रहे होते हैं। तब उनको जंगल में एक बड़ा सा पेड़ कटा हुआ मिलता है, जो कि इलीगल काम था। फिर इरफान अब पुनीता को आसपास देखने के लिए कहता है कि कहीं और पेड़ तो नहीं कटे। जैसे ही पुनीता चेक करती है, तो वह जंगल में एक चीज को देखकर डर जाती है। फिर जब सत्या और इरफान देखते हैं, तो पेड़ के ऊपर किसी आदमी की लाश होती है, जिसको किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पेड़ के ऊपर तो रॉबर्ट की ही लाश है, पर रॉबर्ट को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट को कैसे मारा है, क्योंकि उसके ऊपर जाले लगे थे। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम एनआर नाम के पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि अपनी दादी का पिंडदान कर रहा होता है, क्योंकि वो हाल ही में भगवान को प्यारी हुई है। एनआर के घर में सबको लगता है कि ये सब उसकी बीवी यमुना की वजह से हुआ है, क्योंकि यमुना के घर में आते ही एनआर की दादी भगवान के पास चली गई। इसलिए एनआर के परिवार वालों ने यमुना को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। एनआर को अब चित्रा नाम की पुलिस वाली का फोन आता है, जो कि एनआर की साथी है। चित्रा एनआर को बोलती है कि उनके सीनियर ने किसी स्पेशल ऑफिसर को चेन्नई से बुलाया है, ताकि वह जंगल में मिली लाश का केस सॉल्व कर सके, जो कि एनआर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि वह इतना काबिल तो है ही कि वह केस को सॉल्व कर सके। अगले सीन में एनआर और चित्रा चेन्नई से आए स्पेशल ऑफिसर से मिलते हैं, जिसका नाम ऋषि होता है और वह काफी जाबाज पुलिस वाला है। ऋषि अब एनआर और चित्रा से केस की डिटेल पूछता है। तब किसी बात पर एनआर और ऋषि की बहस हो जाती है। फिर एनआर ऋषि को बताता है कि जब वह रात को रॉबर्ट की लाश की इन्वेस्टिगेशन करने आया, तो उन्होंने देखा कि रॉबर्ट की लाश पेड़ के ऊपर टंगी थी, जिस पर जाले लगे थे। लोगों के अनुसार वह जंगल के कीड़ों का काम है, पर उसको ऐसा नहीं लगता। और रॉबर्ट की लाश की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उसको मार के ऐसे रखा हो, ताकि सभी लोग रॉबर्ट की लाश को देखकर डरें, मतलब कि यह पक्का मर्डर है। फिर चित्रा ऋषि को बताती है कि उसको क्राइम सीन से रॉबर्ट के पैसे और कैमरा भी मिले हैं, मतलब कि मर्डर की वजह चोरी नहीं थी। और लाश के आसपास कनेर के फूल थे, जबकि क्राइम स्पॉट के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी कनेर का पौधा नहीं है। फिर चित्रा बोलती है कि कनेर के फूल में जहर होता है, जिससे हार्ट अटैक आता है, और रॉबर्ट के मरने की वजह भी शायद यही है। तो जिसने भी ये सब किया है, बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। अब थोड़ी देर बाद सत्या अपनी टीम के साथ आकर ऋषि से मिलता है और ऋषि को रॉबर्ट के गेस्ट हाउस ले जाता है, जहाँ वे 2 महीने से रह रहा था, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। ऋषि अब एनआर और चित्रा को लोगों से पूछताछ करने के लिए कहता है, जिनसे रॉबर्ट मरने से पहले मिला था। फिर एनआर और चित्रा अब काफी सारी जगह रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एनआर को एक ढाबे के ऑनर से अब्दुल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि उनके होटल में काम करता है, पर उस दिन वो गायब था जिस दिन रॉबर्ट का मर्डर हुआ। तभी एकदम से अब्दुल ये बात सुनकर ढाबे से भागने लगता है और ऋषि की टीम उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। अब सीन चेंज होता है और अब्दुल ऋषि की कस्टडी में था, जहाँ अब्दुल बताता है कि रॉबर्ट सर काफी अच्छे थे, जो कि उसको काफी अच्छी टिप दिया करते थे और वह उनका फेवरेट भी था। एक दिन रॉबर्ट ने अब्दुल को एक उल्लू का नाम बताकर साथ में जंगल में चलने के लिए कहा, ताकि वह उसकी फोटोग्राफ खींच सके। रात में जब दोनों जंगल में गए, तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए रॉबर्ट जंगल में काफी अंदर चला गया और अब्दुल से अलग हो गया। तब अब्दुल को दोबारा डरावनी सी आवाज आई और जब उसने पेड़ पर
पर देखा तो उसको वनराची दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके सर पे हिरन की तरह सींग थे, जिसको सब लोग जंगल की आत्मा कहते हैं। मतलब कि जो डरावनी चीज हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी वह वनराची ही थी। वनराची का चेहरा देखने में काफी भयानक और डरावना था, जो कि गुस्से में अब्दुल को देख रही थी। तब अब्दुल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और उसको लगा कि रॉबर्ट भी वहाँ से भाग गया होगा, पर वह तो मारा गया। अब हमें अगली रात का सीन दिखाते हैं जहाँ कैथी और सेल्वी नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तब रास्ते में सेल्वी के पैर में कांटे का फंदा लग जाता है जो कि शिकारी ने जानवर को पकड़ने के लिए लगाया था। इससे सेल्वी दर्द से चिल्लाने लगती है और कैथी आसपास कोई लकड़ी ढूंढने लगती है ताकि वे फंदे को निकाल सके। फिर जैसे कैथी सेल्वी से दूर होती है तब सेल्वी को उसके सामने वनराची दिखती है जो कि उसको मारने के लिए आ रही थी। तब सेल्वी काफी जोर से चिल्लाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ इंस्पेक्टर ऋषि की किसी खतरनाक गुंडे से लड़ाई हो रही थी। तब ऋषि उस गुंडे को घायल कर देता है और एक लड़की को बचा लेता है जिसको गुंडे ने किडनैप कर लिया था। अगले सीन में बड़े पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग होती है जहाँ डीएसपी सर डिसाइड करते हैं कि वह रॉबर्ट के केस को ऋषि को दे देंगे क्योंकि वह एक काबिल पुलिस वाला है जो कि कोई भी केस आसानी से सॉल्व कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ऋषि की एक आंख नकली है जो कि एक सीक्रेट मिशन के एनकाउंटर में चली गई थी। अब हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ सेल्वी वनराची को देखकर काफी जोर से चिल्लाई थी। तब कैथी सेल्वी की आवाज सुनकर उसके पास आती है और वह भी झाड़ियों में वनराची को देखती है जो कि वहाँ से जा रही थी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ सुबह के समय सत्या और उसकी टीम सेल्वी का इलाज करवाते हैं। फिर सत्या कैथी से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तब कैथी किसी को भी वनराची के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसको पागल समझेंगे। पर सेल्वी कहते हैं कि उसने रात को जंगल में वनराची को देखा, पर कोई भी पुलिस वाला सेल्वी की बात का विश्वास नहीं करता क्योंकि सबको लगता है कि वनराची जैसी कोई चीज नहीं होती। सत्या अब गुस्से में सेल्वी और कैथी को बोलता है कि तुम किसी को भी वनराची के बारे में मत बोलना, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर ऋषि की टीम अब फॉरेंसिक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तब उनको पता चलता है कि रॉबर्ट की मौत कनेर के फूल की वजह से नहीं हुई और वह तो बिल्कुल फिट था, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता था, जिससे उनको समझ नहीं आता कि रॉबर्ट की मौत का कारण क्या होगा। पर यह तो पक्का है कि किसी ने बड़ी प्लानिंग करके उसे मारा है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जो जाले रॉबर्ट की बॉडी से मिले हैं वह ऑर्गेनिक हैं, मतलब कि उसको कीड़ों ने ही बनाया है। ऋषि अब चित्रा और एनआर से केस पे डिस्कस करके कहता है कि उसे इस मर्डर में किसी सीरियल किलर का हाथ लग रहा है, तो शायद ऐसा मर्डर पहले भी कभी हुआ हो या फिर ये पहला मर्डर है और शायद ऐसे मर्डर बहुत जल्द और भी हो सकते हैं, तो उनको केस को जल्दी सॉल्व करना होगा। ऋषि अब सत्या के पास जाकर मिलता है जहाँ उसकी सत्या से काफी अच्छी बातचीत होती है और वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर ऋषि जंगल के डीएफओ से मिलकर बात करता है। तब डीएफओ ऋषि को बताती है कि सेम ऐसा ही मर्डर 5 साल पहले भी हुआ था जो कि किसी बाला नाम के ट्रक ड्राइवर का था। दरअसल बाला अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था, तब उसका उसकी गाड़ी से कंट्रोल खो गया और उसका ट्रक पेड़ से टकराया जिसके कारण बाला मारा गया। फिर अगले दिन उसकी लाश पुलिस को सेम वैसे ही मिली जैसी रॉबर्ट की लाश मिली थी। तब पुलिस को लगा ही नहीं था कि ये मर्डर हो सकता है। कैथी अब अपनी फ्रेंड शेल्वी के साथ घर पर होती है। तब शेल्वी अपना सामान पैक करके अपनी जॉब और उस जगह को छोड़कर जाने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वहाँ पर रहना सेफ नहीं है। शेल्वी कैथी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर कैथी मना कर देती है क्योंकि वह अनाथ थी और शेल्वी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले सीन में कैथी चर्च जाकर प्रेयर करती है और उसके ऑर्फनेज की मदर लियाना से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। इधर ऋषि की टीम अब बाला के घर जाकर उसकी बीवी से पूछताछ करते हैं। पहले तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, पर थोड़ी देर बाद बाला की वाइफ बताती है कि बाला के मरने से कुछ दिन पहले बाला काफी अजीब सी हरकतें करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी की आत्मा परेशान कर रही है, जिसके एक हफ्ते बाद वह एक्सीडेंट में मारा गया। ऋषि की टीम अब गाँव में जाकर बाला के बारे में पूछताछ करती है। तब काफी सारे लोगों का कहना यही था कि बाला मरने से पहले काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसको एक दिन जंगल में लाल साड़ी वाली औरत भी दिखी थी जो कि शायद जंगल की आत्मा वनराची हो सकती है। जिसके बाद बाला को वनराची बार बार दिखने लगी और एक दिन वह मारा गया। ऋषि की टीम अब जंगल की आत्मा के ऊपर एक एक्सपर्ट की वीडियो देखते हैं जिसमें बताया गया था कि दुनिया में नेचर के ऊपर कई स्पिरिट होती हैं, जैसे हवा, पानी, आग, अर्थ और जंगल की। इन्हें हर कल्चर में अलग अलग तरह पूजा जाता है और कई लोग तो इनकी डर से पूजा करते हैं क्योंकि हर स्पिरिट अच्छी नहीं होती, कोई तो इविल भी होती है जो कि लोगों को डराती है और कई बार तो लोगों को मार भी देती है। ऐसे एक स्पिरिट का नाम वनराची है जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करती है। अब हम ऋषि को उसके घर में देखते हैं जो कि केस के बारे में सोच रहा था। तब उसके सर में माइग्रेन का दर्द होता है और उसको उसके सामने एक काफी डरावनी आत्मा दिखती है जिससे वह काफी डर जाता है। अगले सीन में हम एकमरम नाम के कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि जंगल में अपना कोई प्रोजेक्ट करवा रहा था, पर गांव में वनराची की बातें फैलने के कारण डर के मारे काफी कम वर्कर्स उसके प्रोजेक्ट में काम करने आते थे, जिससे उसका काम काफी डिले हो रहा था। इन सबसे परेशान होकर एकमरम डिसाइड करता है कि वह दूसरी जगह से वर्कर मंगवाएगा ताकि उसका काम जल्दी पूरा हो। फिर रात को अब हम एकमरम की वाइफ संगीता को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और अपनी भांजी धनम के साथ घर जा रही होती है। दरअसल संगीता डॉक्टर के पास अपने बच्चे का चेकअप करवाने गई थी जहाँ उसको आने में देर हो गई। फिर रास्ते में संगीता और धनम को एक
बूढ़ी औरत मिलती है जो कि संगीता को देखकर सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि जंगल में वनराची घूम रही है जिसको माँ बनने का सुख नहीं मिला। तो वह प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे की खुशबू सूंघकर उसका बच्चा लेने आती है। यह कहकर बूढ़ी अम्मा संगीता को हाथ में कोई लोहे की चीज रखने को कहती है जिससे वह सेफ रहे। फिर थोड़ी देर बाद धर्म का घर आ जाता है तो संगीता को अब अकेले ही अपने घर जाना था। फिर संगीता रास्ते से एक लोहे की चीज लेकर जाने लगती है। तब उसको काफी डरावनी आवाज आती है और उसे पेड़ के ऊपर वनराची दिखती है, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने घर भाग जाती है और दरवाजा बंद करके पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद संगीता का गेट कोई खटखटाने लगता है जो कि शायद वनराची थी और संगीता वनराची से उसके बच्चे को छोड़ने की भीख मांगने लगती है। तब वनराची घर के ऊपर चढ़कर एकमरम के कमरे में चली जाती है, जहाँ से फिर एकमरम के चिल्लाने की आवाज आती है। संगीता अब अपने पति को बचाने के लिए कमरे के गेट को तोड़कर अंदर आती है। तब वहाँ पर उसका पति नहीं होता और छत पर एक बड़ा सा छेद हो रखा था, मतलब कि वनराची एकमरम को अपने साथ ले गई, जिसे देखकर संगीता बेहोश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एकमरम को एक पेड़ के नीचे देखते हैं जहाँ उसकी बॉडी अकड़ी पड़ी थी और वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तब वनराची धीरे धीरे करके एकमरम के पास आती है और उसको जान से मार देती है। अगले सीन में हम ऋषि की टीम को देखते हैं जो कि संगीता के घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तब चित्रा से हमें पता चलता है कि संगीता की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उसने बताया कि रात को वनराची उसके बच्चे को लेने आई थी पर उसके पति को लेकर चली गई। फिर ऋषि अपने साथियों को उसकी थ्योरी बताता है, क्योंकि उसको वनराची में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ऋषि बोलता है कि ये किडनैपिंग है जिसमें संगीता का पीछा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया और किडनैपरों का असली टारगेट एकमरम ही था, जिसको उन्होंने बड़ी चालाकी से प्लान करके किडनैप किया। मतलब कि शायद एकमरम अभी भी जिंदा हो सकता है और उसकी तलाशी के लिए ऋषि अपनी टीम को जंगल में भेज देता है। थोड़ी देर बाद ऋषि और उसकी टीम जंगल में डॉग की मदद से एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। फिर एकदम से वहां पर जोर की हवा चलती है और वनराची की बड़ी डरावनी आवाज आती है, जिससे ऋषि की टीम सतर्क होकर एक्शन मोड में आ जाती है। फिर जैसे ऋषि आगे बढ़कर चेक करता है तो उसको पेड़ के पास एकमरम की लाश मिलती है, जिसको भी सेम रॉबर्ट और बाला की तरह मारा हुआ था। ऋषि और उसके साथी अब एकमरम की लाश को फोरेंसिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसके गले में कुछ हलचल सी होने लगती है, जिसके बाद एकमरम के मुंह से हरे रंग के कीड़े निकलते हैं, जो कि दिखने में काफी वियर्ड सीन था। ऋषि अब उनमें से एक कीड़े को पकड़कर इंसेक्ट एक्सपर्ट के पास ले जाता है। तब वह एक्सपर्ट बताता है कि ये कीड़े प्रेइंग मेंटिस नाम के प्रजाति से आते हैं, जो कि अपने पैरों की मदद से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इन कीड़ों से सभी मर्डर्स के ऊपर जाले बनाए गए हैं। फिर ऋषि इंसेक्ट एक्सपर्ट से पूछता है कि इन कीड़ों को ट्रेन करके किसी आदमी के ऊपर जाले बनवाए जा सकते हैं क्या? तब एक्सपर्ट बोलता है कि ऐसा करना किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर वह एक हफ्ते में अपनी रिसर्च करके उनको बता सकता है। अगले सीन में ऋषि अपनी टीम के साथ डीएसपी को उनकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल देता है कि उसको इन सब मर्डर के पीछे काफी ज्यादा लोगों का हाथ लग रहा है, जो कि काफी सफाई से मर्डर कर रहे हैं और उनको कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा। फिर ऋषि बोलता है कि इन तीनों मर्डर की पैटर्न एकदम सेम है और उनमें से कोई आदमी वनराची का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है ताकि लोग उनसे डर जाएं, जिससे उनका प्लान फेल ना हो और शायद वह ये सब करके कोई मैसेज देना चाहते हैं। तभी वह सभी की बॉडी को जानबूझकर ऐसी जगह पर रख रहे हैं ताकि सब लोग उनको देखें। अगले सीन में हम मंगई नाम की लेडी को देखते हैं, जिसकी काफी अच्छी शॉप है और वह वनराची की डॉल को बनाकर बेचती है। तब रास्ते में एक जया नाम की लड़की जा रही होती है, जिसको वनराची की डॉल काफी पसंद आती है। वहाँ मंगई उस बच्ची को वनराची की डॉल देने वाली होती है, पर तभी जया की माँ आकर उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और जया वो डॉल नहीं ले पाती। जया अब अपने घर पर आ जाती है, जहाँ वे काफी अजीब बिहेव कर रही थी और अपने घर के बाहर से जंगल की तरफ ही देखे जा रही थी, जो कि जया की माँ को अच्छा नहीं लगता। तो वे उसको घर के अंदर आने के लिए कहती है, पर जया बाहर से एकदम गायब हो जाती है। इससे घबराकर जया की माँ उसको ढूंढने लगती है, पर वह उनको कहीं भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जया की माँ को जया उसके रूम में मिलती है, जिसके पास वनराची की डॉल आ गई थी, जो कि जया की माँ को पता भी नहीं चलता। रात को अब जया की माँ को काफी डरावनी से आवाज आती है, तो वह अपने पति को घर चेक करने के लिए कहती है। तब जया के मम्मी पापा के साथ काफी डरावने इंसिडेंट होते हैं। फिर जया के पापा देखते हैं कि उनके घर में वनराची की डॉल पड़ी है, जिससे उनको लगता है कि किसी ने उनके घर में कोई काला जादू किया है। तब जया के पापा गुस्से में उस डॉल को जलाकर खत्म कर देते हैं और जया की माँ को ये सब सही नहीं लगता। तभी हम देखते कि वनराची जया के पापा को ये सब करते पेड़ के ऊपर से देख रही है। अगले सीन में हम यमुना को देखते हैं, जो कि एनआर की पत्नी है। एनआर और यमुना ने भागकर शादी की थी। इसके बाद यमुना जब एनआर के घर आई तो उसकी दादी ही मर गई। तब एनआर के घर वालों ने यमुना की कुंडली सही नहीं है यह कहकर उसको घर से ही निकाल दिया और तब एनआर भी यमुना की साइड नहीं ले पाया, जिससे एनआर और यमुना के बीच काफी लड़ाई भी हुई और यमुना अपने मायके चली गई, जहाँ उसके पापा थे और वो यमुना से बिल्कुल भी बातें नहीं करते, क्योंकि वे उसकी शादी के डिसीजन से खुश नहीं थे। एनआर अब यमुना से आकर बात करता है और उसको ग्रहों की पूजा करवाने के लिए कहता है, पर यमुना नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम चित्रा के घर में देखते हैं कि चित्रा को देखने के लिए कोई लड़का आया है, जो कि चित्रा का दोस्त ही है और वो चित्रा को पसंद करता है, पर चित्रा फिलहाल अभी शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने करियर पर फोकस करना था।
था, जिससे चित्रा अपने घर वालों के डिसीजन से उदास थी। फिर चित्रा एनआर से जाकर मिलती है और उसको अपनी शादी के रिश्ते के बारे में बताती है, क्योंकि वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और आपस में काफी सारी बातें शेयर करते थे। अब हम ऋषि को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटा होता है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ऋषि अपनी वाइफ के साथ बेड पर लेटा था। तब ऋषि बोलता है कि उसको एक मिशन पर जाना है, अगर उसको कुछ भी हो गया तो वह मूव ऑन करके किसी और से शादी कर ले। पर ऋषि की वाइफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। फिर ऋषि की वाइफ मजाक में कहती है कि अगर वह मर गई ना तो वह उसको भूत बनकर डराएगी। इस सीन के बाद हमें पता चल गया था कि जो डरावनी आत्मा ऋषि को दिख रही है वह उसकी वाइफ की आत्मा है। मतलब ऋषि के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी वाइफ मारी गई, तभी ऋषि को उसकी आत्मा दिख रही है। प्रेजेंट में अब हम देखते हैं कि ऋषि लेटा हुआ है और उसकी छत पर उसकी वाइफ की आत्मा उसको दिख रही है, जो कि काफी डरावना सीन था। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें मंगई को दिखाते हैं जो कि रात को अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने लगती है। तब रास्ते में एक आदमी उसका पीछा करता है, जिससे डरकर मंगई अपने घर फटाफट जाती है। फिर जब वह आदमी मंगई को खिड़की से देखता है तब मंगई के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और मंगई का चेहरा काफी डरावना हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मंगई वनराची में बदल रही है, जिसके बाद वह आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब हम सत्या को देखते हैं जो कि इरफान के घर खाना खाने आता है, क्योंकि इरफान की फैमिली ने उसको खाने पर बुलाया था। यहाँ सत्या और इरफान की फैमिली की काफी बातचीत होती है। अगले सीन में ऋषि एनआर के साथ हेनकडू जा रहा होता है, जहाँ चित्रा थोड़े टाइम बाद आएगी, क्योंकि उसको ऋषि ने कुछ पेपर वर्क करने को बोला है। एनआर अब रास्ते में ऋषि से पूछता है कि उसको भूतों में विश्वास है क्या, जिसका जवाब ऋषि नहीं देता है। पर हमें पता है कि ऋषि को उसकी वाइफ विजी की आत्मा दिखती है, जिसके लिए ऋषि दवाई भी ले रहा है। फिर एनआर ऋषि को बताता है कि उसने भूतों और डेमी गॉड के ऊपर रिसर्च करी है, जहाँ उसको पता चला है कि हर डेमी गॉड के साथ कोई न कोई जानवर जरूर होता है और वनराची के साथ हर इंसेक्ट होते हैं जो कि जाल बनाते हैं। और जब भी वनराची किसी आदमी को मारती है तब वह कीड़े उस आदमी के ऊपर जाले बना देते हैं और ये एक तरह का कर्म कांड है। यह सुनने के बाद ऋषि एनआर पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये सब वनराची ही कर रही है। फिर ऋषि कहता है कि हम ये सब अपनी रिपोर्ट फाइल में नहीं लिख सकते और हर मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होता है, जिसके ऊपर वह कैसे भी करके पहुंच कर ही रहेंगे। फिर ऋषि और एनआर अब गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सत्या उनके रहने का पूरा अरेंजमेंट करवाता है और कैथी को ऋषि के असिस्टेंट के रूप में रख देता है, क्योंकि ऋषि को जंगल में किसी फॉरेस्ट एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो कि उनकी मदद कर पाए। सत्या अब कैथी को ऋषि की टीम के साथ ही रहने को बोलता है ताकि उनकी टीम को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। ऋषि अब सत्या से सेल्वी के बारे में पूछता है, जिसको वनराची दिखी थी, पर सत्या बोलता है कि सबको ही वनराची दिख रही है, पर उसको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रात को एनआर यमुना से फोन पर बात करता है और उससे अपनी फीलिंग बताता है कि उसको उससे दूर होकर अच्छा नहीं लग रहा है। तब यमुना का भी सेम यही हाल होता है, पर वह उसे कुछ कहती नहीं, जिसके बाद एनआर फोन काट देता है। अब हम चित्रा को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड हीरा को स्टॉक कर रही थी। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हीरा को प्यार करती है। तब एकदम से हीरा चित्रा को फोन करके कहती है कि उसको एक काम के लिए उसके शहर आना होगा, तो क्या वह 2 दिन उसके साथ रह सकती है, जिसके लिए चित्रा खुशी खुशी हाँ कर देती है, क्योंकि चित्रा हीरा को प्यार जो करती थी। इधर अगले दिन ऋषि और एनआर केस डिस्कस करते हैं। तब एनआर बोलता है कि किलर एकम्बरम को उसके घर में भी तो मार सकता था, पर उसने उनको जंगल में ले जाकर ही क्यों मारा, और रॉबर्ट को भी जंगल में मारा गया था, जिससे ऋषि को मर्डर का कनेक्शन जंगल से लगता है। ऋषि अब कैथी के साथ पहले एकम्बरम के ऑफिस जाता है, जहाँ ऋषि को एकम्बरम का एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है, जिसमें एकम्बरम का फोन और कुछ डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद ऋषि अपनी टीम के साथ एकम्बरम की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहाँ उसको ठेकेदार से पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट बंद होने वाला है, जो कि जंगल काट कर बनने वाला था, क्योंकि एकम्बरम सर मर चुके हैं और शायद इस प्रोजेक्ट को चालू होने में साल भर लगेगा, क्योंकि सरकार अब दोबारा टेंडर निकालेगी। ऋषि की टीम अब सामने वाले जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर एक ब्लैक पैंथर आता है, जिससे कैथी ऋषि की टीम को बचा लेती है। फिर ऋषि की टीम अब जंगल के बाहर आते हैं, तब एकदम से जोर की बारिश होने लगती है और वह सब एक शेल्टर के नीचे खुद को बारिश से बचाते हैं, जहाँ कैथी को पता चलता है कि ऋषि की एक आंख निकली है, जिससे वह थोड़ा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एकम्बरम की बीवी का बच्चा मर गया, जिससे वह जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ ऋषि अपने घर में बैठा होता है, तब वह कुछ सोचता है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ ऋषि का उसकी वाइफ विज्जी से झगड़ा हो गया था और वह विज्जी को अवॉइड करके अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा था। तभी विज्जी ऋषि को फोन करके मिलने को कहती है, नहीं तो वह खुद को गाड़ी से उड़वाकर मार लेगी। फिर जब ऋषि विंडो से बाहर देखता है तो विज्जी उसके सामने खड़ी थी, जिसके बाद एकदम से कैथी ऋषि के रूम में आती है और वह डर के जाग जाता है। ऋषि अब कैथी से बातों बातों में अपने माइग्रेन के दर्द के बारे में बताता है। तब कैथी ऋषि को ब्लैक टी देती है, जिससे सर दर्द में रिलीफ मिलता है। यहाँ कैथी और ऋषि को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अगले सीन में हम जया के पापा रथिराम को देखते हैं, जो कि अपनी चाय की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब रथिराम की वाइफ उसको फोन करके बताती है कि उसने एक पंडित जी से बात करी, जिसने बताया कि उन्हें वनराची की डॉल को जलाना नहीं चाहिए था और उनको आज ही कोई पूजा करनी होगी, जिससे सब सही हो जाएगा। रथिराम अब अपनी गाड़ी में बैठता है, तब उसको मिरर में वनराची दिखती है। फिर
फिर वनराची रतिराम की गाड़ी के ऊपर आती है और उसे मार डालती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सत्या अपने घर पर कुछ चिड़ियों को खाना डालता है, जहाँ पर हम एक नीला नाम की चिड़िया को देखते हैं जो कि सत्या की बातें मानती थी। फिर अगले सीन में सत्या अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है, जहाँ शिकारियों ने बहुत सारे फंदे लगा रखे थे ताकि वह जानवरों को पकड़ सके। तब सत्या इरफान से बोलता है कि वह इन शिकारियों को जल्दी पकड़ लेगा क्योंकि इन लोगों ने जंगल में आतंक मचा रखा है। उसके बाद जंगल के अंदर हम शेखर नाम के शिकारी को देखते हैं, जिसने जंगल में अपना कैंप लगाया हुआ था और उसने एक हाथी को भी मारा हुआ था जिसके दांत उसके साथी निकाल रहे थे। तभी शेखर का एक साथी उसके पास आकर बताता है कि फॉरेस्ट पुलिस वाले 5 किलोमीटर की दूरी पर है और जल्द ही वह यहाँ आ सकते हैं। जिसके बाद शेखर और उसके साथी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं, जिनको रतिराम की बॉडी मिली है और उसको भी वनराची ने बाकी लोगों की तरह मारा हुआ था। ऋषि अब रतिराम के भाई से जाकर पूछता है कि कल वह कहाँ था जब उसके भाई का मर्डर हुआ। तब वह बोलता है कि वह पास के शहर जा रखा था अपने बिजनेस के सिलसिले में। ऋषि को रतिराम के भाई पर शक होता है क्योंकि वह ये सब बोलते हुए काफी घबराया हुआ लग रहा था और रतिराम के भाई को अब उसी शिकारी का फोन आता है जिसने अभी हाल ही में हाथी को मारा है। शिकारी रतिराम के भाई से किसी चीज के पैसे मांगता है और न मिलने पर उसके साथ अच्छा नहीं होगा ऐसा कहकर धमकाता है। तब रतिराम का भाई बड़ी चालाकी से ऋषि से ये सारी बातें छुपा लेता है। ऋषि की टीम अब रतिराम की गाड़ी को चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बाल मिलता है जो कि शायद किलर का हो सकता है, जिसे ऋषि डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर को उनके कैमरे टूटे हुए मिलते हैं जो कि उन्होंने जानवरों को देखने के लिए लगाए थे। फॉरेस्ट ऑफिसर अब वे कैमरे की मेमोरी कार्ड सत्या के पास ले जाते हैं और जब सत्या चेक करता है तो उसमें उसको पेड़ पर वनराची दिखती है, जिसके बाद वह कैमरा खराब हो जाता है। ऋषि की टीम अब रतिराम के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ एनआर को रतिराम की बीवी से पता चलता है कि वह रात को कोई पूजा करने वाले थे। दरअसल रतिराम को लग रहा था कि किसी ने उसके घर में काला जादू किया है क्योंकि उसको उसके घर में वनराची की डॉल मिली थी। ऋषि अब गार्डन में जया को देखता है जो कि वनराची की डॉल को गाड़ रही थी। जब ऋषि जया से बात करता है तो वह बताती है कि मेरे पापा ने वनराची की डॉल को जला दिया था जो कि वनराची को पसंद नहीं आया। तो वह गुस्से में उसके पापा को अपने साथ ले गई। फिर ऋषि अपनी टीम के साथ मंगई के घर पर जाकर छानबीन करता है, जहाँ उसको वनराची की कॉस्ट्यूम मिलती है, मतलब कि मंगई सबको वनराची बनकर डरा रही है। ऋषि अब मंगई को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करता है। तब मंगई बोलती है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, वह मरने वालों को जानती तक नहीं है। फिर मंगई बताती है कि वह अपने पेरेंट्स से काफी टाइम से दूर रह रही है और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ये दुकान खड़ी की है, जहाँ वह वनराची की डॉल बनाकर बेचती है। मंगई आगे बोलती है कि जया ने एक दिन पहले उसके पास आकर खुद ही उससे डॉल ली और जो कॉस्ट्यूम उसके घर से मिला है वह उसका ही है, जो कि उसने एक ड्रामा के लिए लिया है क्योंकि मंगई एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई है और अपने साथियों के साथ मिलकर वनराची थीम पर एक एक्ट करने वाली है, जिसकी वे पास के गाँव में प्रैक्टिस भी कर रही है। ऋषि के सर में अब एकदम से दर्द होने लगता है और उसे विज्जी के पास्ट की बातें याद आती हैं। अब हम देखते हैं कि सत्या ने गांव में कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि चुपके से जानवरों को शिकार कर रहे थे, जिससे वह इरफान को कहकर जेल भिजवा देता है। फिर रात को अब ऋषि सत्या के पास आकर वनराची की वह वीडियो देखता है। तब ऋषि उस वीडियो को देखकर कहता है कि जो भी हो वह बड़ी चालाकी से काम कर रहा है। मतलब कि ऋषि को अभी भी विश्वास था कि ये वीडियो नकली है और ये सब उनको कोई वनराची पर विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है। ऋषि और सत्या केस से रिलेटेड बातें करते हैं। उसके बाद सत्या ऋषि को उसके बर्ड से मिलवाता है जिसका नाम नीला है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ रॉबर्ट एक सेल्वन नाम के आदमी से मिलकर उसको चुपके से एक बकरी में नशे की इंजेक्शन लगाकर लाने को बोलता है ताकि वह जानवरों को खाना देकर उसकी फोटो खींच सके, जिसके लिए रॉबर्ट उसको खूब सारे पैसे भी देता है। अगले सीन में हम गाँव के मुखिया कलिया पेरुमल को देखते हैं जो कि गाँव वालों को समझा रहे थे कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई भी उनके काम में दिक्कत नहीं डालेगा। फिर हमें पता चलता है कि सेल्वम को भी गाँव में हो रहे मर्डर और वनराची के बारे में पता चल गया है, जो कि उसको पता नहीं था क्योंकि वह गाँव से बाहर गया था। ऋषि अब गाँव के मुखिया कलई पेरुमल से जाकर मिलता है जो कि मंगई के पापा हैं। कलई पेरुमल अब ऋषि को बताते हैं कि मंगई को शुरू से ही ड्रामा और एक्टिंग काफी पसंद थी, पर वह सिर्फ अपनी रेपुटेशन की सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने मंगई की शादी 19 साल में ही करवा दी। लेकिन शादी के बाद मंगई का हस्बैंड उसको मारने पीटने लगा क्योंकि वह थोड़ा साइको टाइप का आदमी था। तब मंगई ने अपने हस्बैंड से रिश्ता खत्म कर लिया और वह अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं आई क्योंकि वह उनसे नाराज थी, जिसके बाद मंगई अकेली रहने लगी। इधर एनआर और चित्रा थिएटर वाले ग्रुप से पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मंगई सच कह रही थी, वह वनराची के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। ऋषि की टीम को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, क्योंकि केस घूमता ही जा रहा था पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन ऋषि जॉगिंग करते हुए केस के बारे में सोचता है। तब उसको रास्ते में कैथी मिलती है जो कि ऋषि की बॉडी से जोक को निकालती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जोक चिपक गई थी। अब एकदम से वहाँ पर सीन रोमांटिक होने लगता है। तब ऋषि को उसके सामने विज्जी की आत्मा दिखती है और वह कैथी को वहाँ से जाने को बोलता है, जिसके बाद एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ विज्जी ऋषि से मिलकर माफी मांगती है और उससे उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए कहती है। तब ऋषि विज्जी को समझाता है कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, पर विज्जी उसकी बात नहीं मानती।
थी। दरअसल ऋषि वहाँ पर एक गैंगस्टर को पकड़ने आया था जो कि काफी खतरनाक है। ऋषि अब उस गैंगस्टर को पकड़ने पब के अंदर जाता है जहाँ ऋषि की टीम और गैंगस्टर के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि की चिंता करते हुए विज्जी पब के अंदर आती है जहाँ उसको गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। फायरिंग के दौरान ही ऋषि की आंख में गोली लग गई थी। तभी ऋषि की एक आंख खराब हो गई और शायद इसलिए ऋषि को विज्जी की आत्मा दिखती है जिससे वह डरता रहता है। प्रेजेंट में अब हम चित्रा को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड हीरा को पिक करके उसके घर ले जाती है जहाँ वह दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। फिर रात को जब हीरा चित्रा को साड़ी पहना रही होती है तो वह एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और चित्रा हीरा को किस कर देती है, पर हीरा के मन में चित्रा के लिए वैसी कोई फीलिंग नहीं थी जिससे हीरा शॉक हो जाती है और चित्रा साइड में जाकर रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। अगले सीन में एनआर यमुना से फोन पर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि वह दोनों अब डिवोर्स लेकर एक दूसरे से अलग रहने की सोच रहे हैं। फिर ऋषि एनआर से बात करता है। तब एनआर बताता है कि उसने मंगई के थिएटर के लोगों से बात करी जहाँ से उसे पता चला कि मंगई सच कह रही थी, पर ऋषि को मंगई पर अभी भी शक था और वह उस पर निगाह रखने के लिए कहता है। फिर सत्या ऋषि को फोन करके बताता है कि कैथी और उसके एक साथी ने अभी तक कंट्रोल रूम में रिपोर्टिंग नहीं करी, मतलब कि उनको शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। ऋषि तब सत्या और अपनी टीम के साथ जंगल में कैथी की लास्ट लोकेशन पर सर्च करता है जहाँ उनको कैथी की साथी मिल जाती है जो कि बेहोश पड़ी थी और उसके फोन में एक वीडियो भी मिलती है जिसमें कैथी की साथी कैथी को चिढ़ा रही थी कि वह ऋषि के प्यार में पड़ गई। तभी एकदम से वहाँ पर वनराची आती है जिससे डरकर वह दोनों भागने लगते हैं। तब कैथी की साथी गिर जाती है और कैथी को वनराची पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ऋषि अब ये वीडियो देखकर काफी परेशान हो जाता है और कैथी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तब थोड़ी देर बाद ऋषि को कैथी मिल जाती है जिसके ऊपर कीड़े जाले बनाने ही वाले थे, पर ऋषि कैथी को बचा लेता है। कैथी अब काफी डर गई थी तो उसको वापस गेस्ट हाउस ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर कैथी को दवाई देता है। फिर ऋषि कैथी से पूछता है कि जंगल में क्या हुआ था। तब कैथी बताती है कि वह अपने साथी के साथ जंगल में जा रही थी। तब उनको डरावनी आवाज आई जिससे वह डर के मारे भागी, पर उसके साथी किसी चीज के लगने से गिर गई। फिर जब कैथी अपने साथी को देख रही थी तब कोई उसको पीछे से खींच कर ले गया जिससे वह बेहोश हो गई और जब कैथी की आंख खुली तो उसने अपने सामने वनराची को देखा जो कि काफी डरावनी थी, जिसे देखकर वह दोबारा बेहोश हो गई और फिर बाद में ऋषि ने उसे बचा लिया। ऋषि अब कैथी को समझाता है कि तुम्हें डर के कारण ये सब सच लग रहा है, असल में वनराची जैसी कोई चीज नहीं है। तब कैथी ऋषि को कहती है कि मुझे पता है आप भी किसी को देखकर डरते हो, जो कि उसने सुबह जॉगिंग के टाइम देखा था। तब ऋषि कैथी को उसकी वाइफ विजी की स्टोरी बताता है जो कि एक फोटोग्राफर थी और वह दोनों एक दूसरे से शादी में मिले थे। फिर धीरे धीरे विजी और ऋषि को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विजी ऋषि के लिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी जिससे ऋषि और विजी की आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, यहाँ तक कि ऋषि विजी की वजह से अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था तो उसने उससे दूरी बना ली। कुछ टाइम बाद विजी ऋषि से मिलने आई जहाँ पब में गुंडों के जरिए उसको गोली लग गई जिससे वह मारी गई और ऋषि की एक आंख पर गोली लगने से वह भी खराब हो गई। डॉक्टर के ऋषि की आंख का इलाज करने के बाद भी ऋषि को हर रोज विज्जी की आत्मा दिखने लगी जो कि हेलुसिनेशन था और उसे ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ऋषि विज्जी का उसकी आंखों के सामने मरने का दर्द और ट्रॉमा सहन नहीं कर पा रहा था, जिसकी दवाइयाँ ऋषि आज भी ले रहा है। ऋषि अब कैथी को बोलता है कि किलर्स बहुत चालाक हैं जो उनके साथ वनराची का खेल खेल रहे हैं, वह उनका किसी भी हाल में पर्दाफाश करके रहेगा। अगले सीन में हम गाँव के अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसकी एकदम से आंख खुलती है तो उसकी बेटी तुलसी उसके साथ नहीं थी। फिर जब वह लेडी बाहर तुलसी को आवाज लगाती है तब वह देखती है कि तुलसी के सामने वनराची खड़ी है, जिसे देखकर वह लेडी डर के मारे बेहोश हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में एक पंडित तुलसी के घर में आता है क्योंकि उसको तुलसी के मम्मी पापा ने बुलाया था ताकि वह तुलसी के अंदर से वनराची की आत्मा को निकाल सके। पंडित अब तुलसी के घर में उसकी पूजा शुरू करता है। तब पंडित के मंत्र पढ़ते ही तुलसी के अंदर वनराची की आत्मा आकर अजीब सी हरकतें करने लगती है जिससे तुलसी के माता पिता डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गाँव वाले तुलसी के घर आकर तुलसी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि तुलसी के अंदर वनराची है जिससे गांव वालों को खतरा है। अगले सीन में कुछ आदमी गांव के मुखिया कलिया पेरुमल के पास जाकर बताते हैं कि तुलसी को लोगों ने बांध कर रखा है जिसे वे चौराहे में मारने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर वनराची की आत्मा है। कलिया पेरुमल तब तुलसी के पास जाकर गाँव वालों को समझाता है और तुलसी को आजाद करके उसके माँ बाप के साथ भेज देता है ताकि वह ठीक हो जाए। फिर अगले दिन हीरा चित्रा से मिलकर कन्फेस करती है कि वह भी उससे प्यार करती है, पर उसको समझ नहीं आया था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद चित्रा और हीरा एक दूसरे को एक्सेप्ट करके गले लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि चित्रा पुलिस स्टेशन में मुस्कुराकर हीरा से बात कर रही थी जिसे एनआर चुपके से देख लेता है और बाद में चित्रा से पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, जिसका चित्रा कोई जवाब नहीं देती। ऋषि फिर चित्रा के पास आकर बात करता है और चित्रा बताती है कि जो बाल उनको रथिराम की गाड़ी से मिले ना तो वह मंगई की कॉस्ट्यूम से मैच करता है और न ही मंगई से, मतलब कि मंगई ने कुछ भी नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद मंगई की लॉयर और उसके मम्मी पापा साथ में आते हैं। तब ऋषि मंगई को छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ऋषि फिर अपनी टीम से केस के बारे में डिस्कस करके कहता है कि
कि अब तक जिन 4 लोगों के मर्डर हुए हैं उन सब में कुछ न कुछ कॉमन चीज जरूर होगी, क्योंकि मर्डरर किसी को भी ऐसे नहीं मारेगा। इन सब के पीछे कोई वजह या इमोशन जरूर होगा। तब एएनआर बोलता है कि उसे तो इन सब में एंगर का इमोशन लग रहा है, जिसके बाद वह लोग अब मरने वाले 4 लोगों की और भी डिटेल निकालने लग जाते हैं। एएनआर अब बाला की वाइफ पर नजर रखता है, क्योंकि उसको उस पर शक हो रहा था। तब वह देखता है कि बाला की वाइफ कहीं छुपकर जा रही है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वहाँ बाला की वाइफ किसी सुरुली नाम के आदमी से गुस्से में बात कर रही थी और एएनआर अब सुरुली के ट्रक का पीछा करता है। फिर वह देखता है कि वह और उसका एक साथी जंगल के बीच से कुछ बॉक्स निकाल रहे हैं, जिसमें कुछ तो जरूर है। सुरुली अब अपने ट्रक को लेकर जा रहा होता है। तब एएनआर सत्या को फोन करके सुरुली की गाड़ी में रेड करने को कहता है। फिर जब सत्या और इरफान सुरुली के सब्जी के ट्रक को चेक करते हैं तो उसमें शेर की खाल, हाथी के दांत जैसे कई सारे जानवरों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जो जंगल से पोचिंग मतलब इलीगल तरह से जानवरों की हंटिंग द्वारा स्मगल किए जा रहे थे। सत्या और इरफान अब उस स्मगलिंग के सामान को गाड़ी में ले जाकर कहीं शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि सत्या के दिमाग में कोई चाल है जिससे वे पोचिंग करने वाले आदमियों को पकड़ सकता है। ऋषि अब सुरुली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता है। तब सुरुली बताता है कि पोचिंग का नेटवर्क काफी बड़ा है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और बाला भी इस धंधे में शामिल था, जो कि ट्रक के जरिए इलीगल जानवरों के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग किया करता था। पर कुछ टाइम बाद उसका मन बदल गया और उसने इस काम को छोड़ने की सोची, जो कि ऊपर के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जब उन्होंने बाला को मना किया तो बाला ने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, जिसके कुछ दिनों बाद वह मारा गया। और बाला की वाइफ पुलिस से ये सब इसलिए छुपा रही है ताकि वे अपने बच्चे को अच्छे से पाल सके, क्योंकि अगर गाँव वालों को ये बात पता चली तो वह उनको गाँव से निकाल देंगे। चित्रा एएनआर को उसकी थ्योरी बताती है कि अब तक जो भी मर्डर हुए हैं वह सब पोचर नहीं किए हैं, ताकि वह जंगल में आराम से हंटिंग कर सके। और पोचर नहीं बड़ी चालाकी से लोगों का मर्डर करके वनराजी की अफवाह फैलाई है, ताकि लोग डर के मारे जंगल में ना आए और वे सब अपना काम आराम से करते रहें। पर एएनआर को चित्रा की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ऋषि अब कैथी के पास जाकर उससे 5 साल में जो भी पोचिंग की एक्टिविटी क्रिमिनल केस हुए हैं उनके बारे में लिस्ट लाने को कहता है। फिर रात को इरफान अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, पर वे ऑफिस नहीं पहुंचता। तब हम देखते हैं कि सत्या को इरफान के गायब होने के बारे में पता चल गया है, क्योंकि इरफान ने वॉकी टॉकी पर मदद मांगी थी, जो कि सत्या ने सुन ली थी। सत्या इरफान को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, जहाँ वह देखता है कि इरफान घायल पड़ा है और उनकी सांसें ठीक नहीं चल रही। तब सत्या इरफान को सीपीआर की मदद से होश में लाता है और हम देखते हैं कि कोई सत्या पर नजर रखे हुए है। फिर जैसे वे सत्या के पास आते हैं, सत्या मुड़कर उन पर बंदूक तान देता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में डीएफओ मैडम सत्या और इरफान को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगा देती है, क्योंकि वह दोनों रात से ही मिसिंग थे। तब सत्या के पापा भी उनको साथ में ढूंढने जाने के लिए कहते हैं, पर डीएफओ मैडम मना कर देती है। ऋषि अब कैथी और एएनआर से बात करता है तो उसको पता चलता है कि जो पोचर का माल सत्या और इरफान ने जब्त किया था वह सरकारी वेयर हाउस में नहीं पहुंचा, मतलब कि शायद पोचर को ये सारी बात पता चल गई होगी, तो उन्होंने अपना माल वापस लेने के लिए उन दोनों को किडनैप कर लिया। पुलिस को अभी तक सत्या और इरफान की लाश के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था, तो मतलब शायद वह भी जिंदा हो सकते हैं। इसलिए ऋषि अपनी टीम को इरफान और सत्या को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सत्या और इरफान को किडनैप किया है वह कोई और नहीं बल्कि शेखर है, जिसका माल सत्या ने कहीं छुपा रखा है। दरअसल सत्या ने जानबूझकर शेखर का माल कहीं और रखा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि डीएफओ और बड़े अधिकारी शेखर से मिले हुए हैं, और अगर वो स्मगलिंग का माल सरकारी वेयर हाउस में जाता तो वह माल शेखर को वापस मिल जाता। इसलिए सत्या ने प्लान करके माल छिपा लिया और शेखर ने अपना माल वापस पाने के लिए सत्या और इरफान को उठा लिया। शेखर अब सत्या और इरफान को बहुत मारता है ताकि वह उसको माल के बारे में कुछ बता दे, पर वह दोनों कुछ भी नहीं बोलते। फिर ऋषि अब सुरली के पास जाकर उससे पोचिंग करने वालों का पता पूछता है। तब सुरली बोलता है कि उसको बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पोचिंग का धंधा बहुत ही सीक्रेट तरीके से चलता है। तब ऋषि सुरली और बाला के परिवार को प्रोटेक्शन देने की बात कहता है, जिस पर सुरली उनको राज नाम के आदमी के बारे में बताता है। ऋषि की टीम अब राज को ढूंढने के लिए एक मार्केट में जाते हैं, जहाँ एएनआर नोटिस करता है कि चित्रा काफी उदास लग रही है, क्योंकि हीरा उसको अवॉइड कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषि के साथ ही राज को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, पर राज उनसे बचकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सत्या और इरफान को पोचर ने खूब मारा हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है। सत्या आप देखता है कि पोचर एक टाइगर के बच्चे को पकड़ कर लाए हैं, जिसके वह जिंदा ही खाल निकाल लेते हैं। इससे सत्या को बहुत गुस्सा आता है और वह पोचर पर चिल्लाने लगता है। तब शेखर गुस्से में सत्या को और पीट देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर लेटा है, पर थोड़ी देर बाद ऋषि की टीम आकर राज को पकड़ लेती है। फिर राज अब उसके साथी का नाम बताता है, जो कि रथिराम का भाई था। ऋषि फिर रथिराम के भाई को पकड़ लेता है और वह बताता है कि उसका स्मगलिंग में कोई हाथ नहीं है, वह तो बस अपने भाई के कहने पर किसी को डिलीवरी के पैसे देता था। ऋषि फिर रथिराम के भाई का फोन चित्रा को देकर शेखर के नंबर से उसकी लोकेशन निकालने को कहता है, क्योंकि पिछली बार जब रथिराम का भाई डीलर से बात कर रहा था तो उसने शेखर का नाम सुन लिया था। अब ऋषि की टीम शेखर की लोकेशन निकालकर एक पुरानी सी जगह पर जाते हैं, जहाँ पर गेट बंद पड़ा था और गार्ड बोल रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता। इधर हम देखते हैं कि सत्या को उसकी चिड़िया नीला मिलती है, जिसको वह मदद के लिए भेज देता है। वहीं ऋषि की टीम ये सोचकर जाने लगती है कि इस पुरानी जगह में कोई नहीं आता होगा। तभी ऋषि को नीला चिड़िया दिखती है, जिसे ऋषि पहचान लेता है। इसके बाद ऋषि की टीम उस जगह के अंदर जाते हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें काफी
काफी सारे पोचर मारे जाते हैं, पर शेखर बचकर भाग जाता है। ऋषि अब सत्या को कैद से आजाद कराता है और जब वे इरफान को लेने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इरफान को पोचर ने जान से मार दिया है, जिसे देखकर सत्या बुरी तरह से रोने लगता है। ऋषि अब सत्या को उसके पापा के पास पहुंचा देता है। फिर जैसे इरफान की फैमिली को पता चलता है कि इरफान मारा गया, वह भी जोर जोर से रोने लगते हैं। यमुना भी अब अयनार को देखकर उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में इरफान की फैमिली इरफान का अंतिम संस्कार कर देती है, जहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं। रात को अब सत्या इरफान को याद करके रोता है, जिसको ऋषि संभालता है। अब हम देखते कि यमुना और अयनार के बीच भी सब सही हो रहा है और वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। यहाँ हीरा चित्रा को काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी, तो चित्रा सीधा हीरा के घर चली जाती है, जहाँ उसको पता चलता है कि हीरा की शादी हो रही है, जो कि वे फैमिली प्रेशर की वजह से कर रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली को चित्रा और उसके बारे में सब पता चल गया था। चित्रा हीरा को आखिरी गुड बाय कहकर चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी किस्मत में हीरा से मिलना लिखा ही नहीं था। इधर ऋषि अब कैथी के साथ चर्च जाता है। तब उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ऋषि फिर उसके बड़े ऑफिसर को केस की डिटेल देकर कहता है कि पोचर जंगल में जानवरों को मार रहे थे, पर उनका वनराची वाले मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उसको कुछ लोगों पर शक है, जिसका वह जल्दी पता करके बता देगा। इसके बाद ऋषि रॉबर्ट के कैमरे की फोटोज देखता है, जिसमें उसे कुछ मिलता है। जिसके बाद वह सीधा सेल्वम के पास जाकर पूछताछ करता है। तब सेल्वम बताता है कि रॉबर्ट सर के कहने पर वह बकरी को नशे के इंजेक्शन लगा कर देता था, जिससे जो भी जंगली जानवर उस बकरी को खाता वह थोड़ा स्लो हो जाता। तब रॉबर्ट उनके अच्छे से फोटो लेता, मगर कभी कभी दवाई के ज्यादा होने के कारण जंगली जानवर मारे जाते। पर रॉबर्ट को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता था, जो कि एक पाप है, और इस पाप के लिए वनराची ने रॉबर्ट को मार के सजा दी है। तब से सेल्वम अपने और अपने परिवार के लिए वनराची से माफी मांग रहा है। ऋषि अब अपने घर जाकर सो जाता है। तब उसकी आंख रात में खुलती है। फिर जब अपने गेट पर जाता है तो वहाँ पर हरे रंग के कीड़े थे। वहीं उसे वनराची भी दिखती है और वह जंगल में जा रही थी। तब वह भी उसके पीछे जाने लगता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में ऋषि वनराची का पीछा करते हुए जंगल में जाता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ से वनराची पहली बार निकली थी, और वहाँ पर कनेर के पीले फूल थे, जिसकी खुशबू से ऋषि थोड़ा नशे में होने लगता है। फिर जब वनराजी उसके पास आती है तब तक ऋषि पूरा बेहोश हो जाता है। अगले दिन ऋषि की आंख खुलती है तो वो अपने घर के गार्डन में होता है जहाँ पीले फूल पड़े थे। फिर अगले सीन में अयनार को देखते हैं, जो कि यमुना के साथ अपने नए घर को देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों के परिवार वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वह यमुना के साथ उनसे अलग रहने को बोलता है और यमुना से हर चीज के लिए माफी मांग लेता है। जिसके बाद यमुना और अयनार के बीच सब सही भी हो जाता है। अयनार अब चित्रा से जाकर मिलता है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एकमरम के फोन में किसी बसंती नाम की लड़की को मैसेज भेजे गए थे, तो शायद उन्हें उससे कुछ पता चल सके। तब चित्रा बसंती के पास जाकर उससे क्लोज होकर बातें करने लगती है, जिससे अयनार समझ जाता है कि चित्रा को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। अयनार अब चित्रा से थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। ये देखकर चित्रा समझ जाती है कि अयनार को उसके बारे में सब पता चल गया है, तो वह अयनार को बता देती है कि वह एक लेस्बियन है। इसलिए जब उसने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर अयनार पहले तो काफी अजीब बिहेव करता है। फिर वह कहता है कि वह थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली से आता है, पर वह अपने विचार को बदलकर उसके साथ पहले की तरह रहने की कोशिश करेगा। जिसके बाद उन दोनों की पहले की तरह ही दोस्ती हो जाती है। चित्रा और अयनार अब ऋषि के पास जाकर केस को डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि एकमरम का पोचर के साथ कनेक्शन नहीं था। एकमरम ने एक साल में अपने प्रोजेक्ट के लिए कई सारे पेड़ काटे, जिसकी खबर को दबाने के लिए उसने पॉलिटिशियन, मीडिया और काफी सारे सरकारी लोगों को पैसे खिलाए, जिससे जंगल और जानवरों दोनों को नुकसान हुआ। ऋषि अब बोलता है कि जो 4 लोगों को वनराची ने मारा है उनमें एक बात कॉमन है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से जंगल या जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। इधर हम शेखर को देख पाते हैं, जो कि एक गुफा में पुलिस से छिपकर बैठा था। तब उसके अंकल उसको खाना ला कर देते हैं और बताते हैं कि कल उसको एक आदमी हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर कहीं और भेज देगा। अब अगले दिन ऋषि सत्या के पास जाकर बैठता है और कहता है कि उसे हर चीज का कोई न कोई सोल्यूशन मिल जाता है, पर इस बार उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी ऋषि को उसके साथी का फोन आता है, जिसके बाद वह भागते हुए जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीएफओ को जंगल में शेखर की लाश मिली है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शेखर को भी वनराची ने मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी भी सेम पहले वाले लोगों की तरह मिली थी। शेखर के अंकल अब ऋषि को बताता है कि वह जब ऋषि को गुफा से खाना देकर आ रहे थे, उन्होंने वनराची की आवाज सुनी, जिससे डरकर वह भाग गए और शायद वनराची ने ही शेखर को मार दिया। ऋषि अब अपनी पूरी टीम के साथ गुफा में जाता है जहाँ शेखर छुपा था। गुफा के अंदर 2 रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ते में ऋषि और चित्रा जाते हैं और दूसरे रास्ते में सत्या और अयनार। वहाँ अयनार और सत्या को उनके रास्ते में हरे कीड़े का घर मिलता है, जो कि मरे हुए लोगों के ऊपर जाले बनाते थे। दूसरी तरफ ऋषि को गुफा में कुछ ट्राइबल लोगों की पेंटिंग मिलती है, जिसकी वह फोटो ले लेता है। यह वही इमेज थी जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी, जिसमें कबीले के लोगों ने पूजा करके खुद की बलि दे दी थी। चित्रा को अब एकदम से ट्राइबल लोगों की आत्मा दिखने लगती है, जिससे वह काफी डर जाती है। तब ऋषि चित्रा को संभालता है, पर चित्रा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। फिर जब ऋषि उसके पीछे जाता है तब वह गड्ढे में गिर जाता है। यह वही गड्ढा था जहाँ ट्राइबल लोगों ने आग में कूदकर खुद को जलाया था, जिनकी हड्डियां ऋषि को मिल जाती है। इसके बाद ऋषि की पूरी टीम गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर ऋषि की टीम थेनकाडु के पुराने डीएफओ से मिलने जाते हैं, जो बताता है कि काफी सालों पहले यहाँ पर काफी
ट्राइब के लोग रहा करते थे। पर जब सरकार ने ट्राइबल रिलोकेशन स्कीम चालू करी तब कई सैकड़ों सालों से रहने वाले कनागा ट्राइब के लोगों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार ने उन ट्राइब के लोगों को हर चीज देने का वादा किया पर वह नहीं माने और वह सरकार के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। जिसके बाद एक दिन कनागा ट्राइब के लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आकर गुफा के पास मास सुसाइड कर लिया। और जब रेंज फॉरेस्ट के पुलिस वालों ने ट्राइब के लोगों को बचाने की कोशिश की तो गुफा के अंदर के धुएं से उन्हें हेलुसिनेशन हुआ, जिससे वह उन्हें बचा नहीं पाए। और बाद में गाँव के लोगों ने उनकी बॉडी को गुफा के अंदर से निकालने से मना कर दिया क्योंकि वे उन्हें छूने से डर रहे थे। ऋषि अब कलिया पेरुमल से मिलता है जो कि शुरू से ही उन ट्राइब के लोगों के साथ था। तब वह बताता है कि कनागा ट्राइब के लोग शुरू से ही जंगल को अपना घर मानते थे और हर पेड़ पौधे को अपने बच्चे की तरह बड़ा करते थे, यहाँ तक कि वे जानवरों का इलाज भी करते थे। पर वहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट आने वाला था जिससे पूरा जंगल तबाह हो जाता और उसको बचाने के लिए ये सब सरकार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने जंगल को बचाने के लिए एक मास सुसाइड का प्लान किया जो कि कामयाब भी हुआ और सरकार का माइनिंग का प्रोजेक्ट रुक गया। हालांकि ट्राइब के लोग खत्म हो गए थे। ऋषि अब अपने घर जाकर चित्रा से बात करता है और बोलता है कि उसने गुफा में टॉक्सिन इनहेल कर लिया था जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन हुए। पर चित्रा बोलते कि उसने तो पहले कभी ट्राइबल लोगों को देखा नहीं तो वह उसको कैसे देखा, जिसका ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। एनआर अब ऋषि को बताता है कि दुनिया में जो भी मास सुसाइड के केस हुए हैं उनमें स्पिरिचुअल एंगल जरूर होता है, जैसे कि दिल्ली का बुराड़ी केस भी है। और दोस्तों अगर आपको उस पर वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। फिर एनआर बोलता है कि ट्राइबल लोगों ने उस दिन गुफा में सेक्रीफाइस वाला रिचुअल किया था ताकि वे वनराची को इस दुनिया में बुला सके। ऋषि की टीम अब वनराची का ड्रामा देखने जाते हैं जो कि मंगई कर रही थी, जिसमें वे वनराची की पूरी कहानी देखते हैं। अब ऋषि कैथी के पास जाकर मिलता है क्योंकि उसका आज बर्थडे था। तब ऋषि और कैथी साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कैथी ऋषि से अपने प्यार का इजहार कर देती है और ऋषि भी कैथी को अपने दिल का हाल बता देता है क्योंकि वह भी उसको प्यार करने लगा था। जिसके बाद वह दोनों किस करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ घर में कुछ अजीब सी डरावनी चीजें होने लगती है और जब ऋषि अंदर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर डीएफओ मैडम की लाश पड़ी थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वनराची ने डीएफओ मैडम को मारा हो। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं जो कि वनराची की गुफा में होता है। तब उसको भूत आकर कुछ पिलाते हैं, जिसके बाद वनराची सत्या के पास आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब कि वह सपना देख रहा था। सत्या डीएफओ मैडम के पास जाता है जहाँ वह उनकी बॉडी देखता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। फिर यहाँ ऋषि अब अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रहा था। तब उसको इंसेक्ट एक्सपर्ट का फोन आता है जो बताता है कि ये हरे कीड़े पेड़ों की जड़ों के फेरोमोन से अट्रैक्ट होते हैं और अगर उसका एक स्प्रे बनाकर कहीं छिड़का जाए तो ये इंसेक्ट वहाँ पर अपने आप चले जाते हैं और वहाँ जाल बुनते हैं। ऋषि अब दोबारा गुफा में छानबीन करने जाता है जहाँ उसको एक खुफिया रास्ता मिलता है जहाँ से वह उन हरे कीड़ों के पास पहुँच जाता है। तभी एकदम से विज्जी की आत्मा ऋषि के सामने आ जाती है और ऋषि विज्जी की आत्मा को सारी बात बताकर कहता है कि तुम्हें उस दिन पब में नहीं आना चाहिए था, नहीं तो तुम आज मेरे साथ होती। फिर ऋषि विज्जी की आत्मा को आजाद रहकर चले जाने को कहता है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। जिसके बाद विज्जी की आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। तभी एकदम से ऋषि के ऊपर रोशनी आती है और जब ऋषि रोशनी का पीछा करता है तो वह देखता है कि ये तो वही रास्ता है जहाँ से वनराची आया करती थी। इसके बाद ऋषि अब अपने साथियों को वनराची की गुफा की फोटो दिखाता है। तब एनआर की वाइफ उन फोटो को देखकर बोलती है कि ये फोटो में उन ट्राइबल पीपल ने किसी हर्ब के बारे में लिखा है जिनके लैंग्वेज को सिर्फ कनागा ट्राइब के लोग ही पढ़ सकते हैं। फिर ऋषि अपने साथियों को बोलता है कि हर क्राइम सीन में 3 सवाल होते हैं, क्यों, कैसे और कौन। तो क्यों का जवाब तो उनके पास है जो कि जंगल की रक्षा के लिए था और कैसे का जवाब ऋषि देता है कि जब उस दिन ट्राइबल लोगों ने मास सुसाइड किया तब कुछ लोग पेड़ के रास्ते से बचकर बाहर आ गए जिन्हें अब इन हर्ब के बारे में पता है और वही इन हर्ब की मदद से विक्टिम को पैरालाइज करते हैं जिससे उनको हार्ट अटैक आता है। और इन हर्ब के बारे में मेडिकल वालों को भी नहीं पता तो वह टॉक्सिन टेस्ट में इन हर्ब को नहीं पकड़ पाते। फिर किलर पेड़ की जड़ से फेरोमोन बनाकर लाश के ऊपर छिड़क देते हैं जिससे वह हरे कीड़े फेरोमोन से अट्रैक्ट होकर बॉडी के ऊपर जाले बना देते हैं। मतलब ऋषि के हिसाब से वनराची जैसी कोई चीज नहीं है और जो लोग उस गुफा से बचकर भागे वही ट्राइब के लोग लोगों को मार रहे हैं, मतलब कि असली खून ट्राइब के लोग ही है। ऋषि को पता चलता है कि जो माइन का काम 20 साल पहले बंद हो गया था वह आज दोबारा शुरू हो रहा है, मतलब किलर वनराची बनकर माइन का काम रोकने जरूर आएगा तो ऋषि किलर को वहाँ पकड़ सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लेबर को डराने के लिए माइंस में वनराची आती है। तब ऋषि और उसकी टीम भी माइंस पर आने के लिए निकल जाते हैं। वनराची अब उन लेबर को डराने लगती है जिससे माइंस के अंदर एक ब्लास्ट होता है और वर्कर माइंस के अंदर ही कैद हो जाते हैं। पर तब तक ऋषि की टीम माइंस के अंदर पहुंच चुकी थी। ऋषि अब चित्रा और एनआर को माइंस में फंसे वर्कर को निकालने के लिए कहता है और खुद आगे बढ़ता है। तब उसको सामने वनराची दिखती है। फिर एकदम से कोई ऋषि के ऊपर पैरालाइज करने वाला स्प्रे छिड़क देता है जिससे ऋषि की बॉडी पैरालाइज होने लगती है। ऋषि अब समझ गया था कि उस दिन गुफा से कुछ ट्राइब के बच्चे बाहर निकल गए थे जिनकी उम्र अब 21 से 35 साल के बीच होगी और वे उसके सामने ही है जो कि केस घुमा रहे थे। अब सीरीज में मेन क्लाइमेक्स आता है जहाँ वनराची का राज खुलता है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं जब ट्राइब के लोग आग में कूदकर मर गए थे। तब कुछ बच्चे उस गुफा से बचकर सीक्रेट रास्ते से बाहर आ गए। फिर कलिया पेरुमल को जब उन बच्चों के बारे में पता चला तो उन्होंने उन बच्चों का सारा सच गाँव के सभी लोगों से छुपा लिया ताकि ट्राइब के लोगों की कुर्बानी
कहीं वेस्ट ना जाए। फिर कलिया पेरुमल ने उन बच्चों को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया, जहाँ से उन बच्चों को अलग अलग परिवार वालों ने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें से एक बच्ची कलिया पेरुमल ने भी अडॉप्ट की थी, जो कि मंगई थी और वनराची की डॉल बनाती थी। फिर जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वह एक आदमी को मरने से बचाता है, जिससे वह आदमी उसको अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद वह बच्चा फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सत्या ही था। सत्या को फिर बाद में पता चला कि जंगल को डीएफओ मैडम से खतरा हो रहा है, जो कि पैसों के लिए जंगल बेच रही है। तब सत्या धीरे धीरे करके अपने ट्राइब के साथी को इकट्ठा करता है और वह सब मिलकर उन लोगों को मारते हैं जो कि जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब हम देखते हैं कि सत्या के साथ कई सारे लोग थे, जिसमें उसकी साथी कैथी भी थी, जो कि ट्राइब का ही हिस्सा थी। साथ ही उसमें अब्दुल, थंगरासु और तुलसी भी थे, जो कि शुरू से ही ऋषि के साथ केस को सॉल्व करने में मदद कर रहे थे। पर वह तो मिलकर ऋषि की इन्वेस्टिगेशन को घुमा रहे थे। फिर ऋषि को याद आता है कि कैथी ने कोई हर्ब पिलाकर उसके माइग्रेन और हेलुसिनेशन को सही किया था, और कैथी के मन में ऋषि के लिए फीलिंग्स तो थी, पर वो जंगल के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हम देखते कि ऋषि ने थोड़ी देर पहले सत्या के बेस को ढूंढ लिया था, जहाँ पर हरे कीड़े, हर्ब और जहर का सिलेंडर रखा था, जिससे वह माइंस में काम करने वाले सारे वर्कर्स को मारने वाले थे, ताकि सरकार दोबारा नेचर से पंगा ना ले। फिर प्रेजेंट में ऋषि सत्या से बोलता है कि जो तुमने किया वह सब गलत है, क्योंकि इन सबसे डील करने के और भी तरीके हो सकते थे, और तुम्हारी वजह से संगीता का बच्चा मारा गया, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। पर सत्या कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह एक एक्सीडेंट था, जो कि वनराची का लोगों में डर फैलाने से हुआ। ऋषि मासूम वर्कर को छोड़ने के लिए कहता है, पर वह नहीं सुनते और ऋषि के ऊपर फेरोमोन का स्प्रे छिड़क कर उसके ऊपर कीड़े छोड़ देते हैं, जिससे ऋषि मरने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ एनआर की वाइफ ने ऋषि की टीम को सत्या के जहर का एंटीडोट दे दिया था, जिससे ऋषि की जान बच जाती है। इसके बाद ऋषि और उसकी टीम सत्या और उसके साथियों से लड़ते हैं और उनको घायल कर देते हैं। इधर ऋषि भी सत्या से लड़ता है, तब ऊपर से लोहे का पाइप गिरता है, जो कि सत्या की छाती में घुस जाता है और वह मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऋषि की टीम ने माइन के सारे वर्कर को बचा लिया है और पुलिस वाले सत्या के सारे साथियों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ऋषि की टीम अब आपस में बात करते हैं कि उन्होंने सत्या की पूरी टीम को पकड़ कर केस सॉल्व कर लिया, पर उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बाला को किसने मारा, क्योंकि सत्या और उसके साथी 4 साल पहले आए और बाला तो 5 साल पहले मारा गया। तब चित्रा बोलते कि उसका शायद असली में एक्सीडेंट हुआ होगा, जिससे वह मारा गया, पर सच कुछ और ही था, जो कि ऋषि को पता था। फिर हमें सीरीज में एक और राज पता चलता है कि जंगल में असली वनराची है, जिसको ऋषि ने उस टाइम देखा था जब वह रात में वनराची के पीछे गया, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मतलब कि बाला को असली वनराची नहीं मारा था। जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।